Hello everyone, welcome back to my new episode. In this video, we are going to talk about the philosophy of the Constitution, chapter 10, class 11th. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैंने इसका इंट्रो दे दिया है पहले एक वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो 6 मिनट की होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले उसे जाकर देख ले। उस 6 मिनट की वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है इस चैप्टर का कि ये चैप्टर है किस बारे में, ठीक है। और आप पहले उसे वॉच करें, देन आफ्टर कम टू दिस वीडियो, बिकॉज यहाँ से हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चैप्टर शुरू होता है, एक लाइन लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम समझेंगे कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। आप लोग अक्सर मतलब नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, फिलॉसफी एक सब्जेक्ट भी होता है, लोग उसे पढ़ते हैं। मगर जब यहाँ पर बात आ रही है कि हमारे संविधान की क्या फ़िलॉसफी है, तो आप लोग थोड़ा सा अमेज्ड हुए होंगे कि भाई ये क्या चीज़ आ गई, ये क्या पढ़नी है हमें कि फ़िलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस हिसाब से तो फ़िलॉसफी ऑफ द ह्यूमंस भी होनी चाहिए, है ना। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि फ़िलॉसफी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कोई भी इंसान जब कोई भी काम करता है, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले उसके पीछे एक रीज़न होता है, एक मोटिव होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई फ़िलॉसफी रही होगी, इस पे के पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपको लेसन समझ नहीं आया, आपको इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको लॉन्ग वीडियोस नहीं चाहिए होंगे, आप इसलिए इस पर आए। बहुत सारी जो है ना फिलॉसफीज़ होंगी, बहुत सारी रीजंस होंगे। तो कह सकते हैं कि डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द पीपल बाइसेक्टिंग ईच अदर, द रीज़न बिहाइंड द व्यू एक्सप्रेस द फिलॉसफी ऑफ द पीपल। ठीक है, ये सेंटेंस जो मैंने कहा है इसे आप लिख लीजिएगा, बिकॉज ये जो फिलॉसफी का मीनिंग है ना, आपको ईजिली एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया, आपको इसमें समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो उसी तरीके से जब कोई इंसान कोई काम करता है, उसके पीछे उसकी एक सोच होती है, और मे बी वो सोच दूसरे लोगों से मिलती जुलती ना हो, बिकॉज दूसरे पर्सन की भी तो अपनी फिलॉसफी होगी, अलग रीज़न होगा, है ना। अलग वो लोग कुछ भी व्यंग करेंगे या अपनी डिसीज़न जो भी लेते हैं उनकी बातों को, अपनी बातों को रखेंगे। उस तरीके से संविधान बनने से पहले हमारे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, सबकी अपनी अपनी फ़िलॉसफीज़ थी, अपने डायलेक्ट्स थे, सबने अपने लाइक व्यूज़ को प्रस्तुत किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और तब कुल मिलाकर जब एक साथ में एट लास्ट जब एक डिसीज़न बना, तो सारे फ़िलॉसफीज़ को मिलाकर बना। ऐसा नहीं कि किसी एक की ओपिनियन रखी गई, किसी दूसरे की नहीं रखी गई, बल्कि मिक्सचर था लोगों के ओपिनियन का। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि रीज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे फिलॉसफी का, ये बहुत बड़ा है, इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। तो होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा इस लाइन की लिखावट की मतलब क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज़ मेंट बाय द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आपके बुक में 3 पॉइंटर्स बने हुए हैं और बोल रहा है कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें मतलब किन 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। किन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब उससे पहले थोड़ा इंट्रो में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी कानून बने हुए होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो गवर्न किए जाते हैं सरकारों के द्वारा। हर 5 साल में दूसरी सरकार आती है और वो सरकार उस कानून को समझकर उस तरीके से अपना सरकार चलाती है, ठीक है। अब बात की जाए कि लॉज जो है उसमें मोरल कंटेंट भी छुपा है, ठीक है, और उसमें वैल्यूज़ भी है। आगे वीडियो में अब पढ़ेंगे हम कि कैसे लॉज को, एक लॉ जब बनता है तो उसमें मोरल कंटेंट एज वेल एज वैल्यूज़ का होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मोरल कंटेंट है, उसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि लॉ माइट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सनस ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन, ठीक है। अब एक कानून है जो कि जब किसी पर्सन के साथ, जब किसी व्यक्ति के साथ लैंग्वेज के बेसिस पे या उसके धर्म के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इस चीज़ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखी गई है। उस लॉ को फॉलो करके अगर वो पर्सन अप्रोच करना चाहे कोर्ट में, तो उसे जो है क्या मिलेगी, जस्टिस मिल सकती है, ठीक है। सच ए लॉ इज़ कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब ये लॉ को हम इसमें क्या कहेंगे, क्या इसमें मोरल कंटेंट ढूंढ सकते हैं, क्या इसमें हम वैल्यूज़ ढूंढ सकते हैं? तो इसमें हम एक चीज़ ढूंढ सकते हैं कि ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सच अ लॉ एग्जिस्ट बिकॉज वी वैल्यू इक्वालिटी। अब देखिए, इसी के पीछे एक वैल्यू शब्द आ गया।
जैसे कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन जब किसी पर्सन के साथ हो रहा है और उसके लिए भी कानून बना गया है, देन इट इज़ कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। हमने समझा था कि आइडिया ऑफ इक्वालिटी के बेसिस पर वो लॉ बनाया गया था जब किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो इसलिए जो कनेक्शन है बिटवीन द लॉज एंड द मोरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर ये लॉज जैसा कि डिस्क्रिमिनेशन पर बना है, कुछ ऐसा कानून होता कि जिसमें लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो वो क्या होता है, वो सिर्फ एक लॉ होता विदाउट एनी मोरल कंटेंट, विदाउट एनी मोरल वैल्यूज़। इसलिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आप अंडरलाइन करिए, देयरफॉर देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लॉज एंड मोरल वैल्यूज़, ठीक है। अब जो हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि बेस्ड है सर्टेन मोरल विजन पर, उसका कोई मोरल विजन है, उसके पीछे का एक रीज़न है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इट फ्रूटफुल फॉर द पीपल, है ना। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस सच अ इंसर्शन वी नीड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, है ना। हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच मेथड को अपनाना पड़ेगा। एंड अगेन यू माइट गेट कन्फ्यूज दिस के अब पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। तो देखें, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो 3 चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर नीचे मैं आपको अभी बताऊँगी, ठीक है। बेसिकली हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इसमें हम लीगलिस्टिक अप्रोच, पॉलिटिकल एज वेल एज फिलोसफिकल अप्रोच पढ़ेंगे, ठीक है। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच को समझने से पहले हमने 3 बातों का ध्यान में रखना है। वो 3 बात शुरू होती है। फर्स्ट ये है कि फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, जैसे कि अब तक हमने इस बुक में जितना भी पढ़ा है, लेट सपोज ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर सारे चैप्टर्स का एक मतलब निचोड़, एक समरी के रूप में कह लीजिए, ठीक है। इसीलिए इसे लास्ट में चैप्टर में रखा गया है, ठीक है। तो जितने भी हमने जो फंडामेंटल राइट्स में कुछ शब्द इंक्लूडेड है और जितने भी अब तक आइडियोलॉजीज़, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हमने पढ़ रखा है, वो सब एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर में आएगा। ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स, जैसे कि डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि सोशलिज्म, फ्रेटर्निटी, है ना, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, इक्वालिटी, राइट्स, ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी ये सारे आपने अब तक पढ़े हैं, 10th क्लास में भी आप 11th में भी पढ़ रहे हैं, वो सब कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि क्या है, क्या इसमें, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया भाई क्या होता है। सेकेंड पॉइंट पर देखते हैं कि नाउ इम्प्लीमेंटिंग कॉन्सेप्ट इन द फील्ड। अब देखिए, जैसे कि अभी वो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर की बात हुई, लेट सपोज कि फ्रेटर्निटी ले लेते हैं, है ना। फ्रेटर्निटी क्या होता है, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, ठीक है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ये चीज़ें जो है हमारे प्रियम्बल में भी लिखी गई हैं। अगर आप में से किसी को प्रियम्बल ने आप कभी पढ़ा होगा ध्यान से, तो आपने गौर किया होगा, फ्रेटर्निटी लिखी हुई, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। अब हमने तो समझ लिया कि कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है ना। अब हम बात करें कि क्या वो जितने भी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है वो सच में इम्प्लीमेंट भी होते हैं, एग्जीक्यूट भी होते हैं, उस तरीके से फील्ड वर्क में यानी फील्ड लेवल पे काम भी होता है क्या सोसाइटी में, जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी है, ये एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। तो क्या ये कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, क्या ये डेमोक्रेसी हमारे देश में है, क्या प्रजातंत्र है? तो इस तरीके से सेकेंड पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि पॉलिटिकल कंडीशनल अपन, पॉलिटिकल का जो कंडीशन होगा ना, अपन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान में लिखे गए कॉन्सेप्ट का सच में लागू हुआ या उस तरीके से गवर्नमेंट काम की, तो क्या होता है ना कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। अब मैंने वाई लिखा है कि क्यों ऐसा चलाना है, क्यों इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इन ऑर्डर टू वर्क अंडर द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, in order to follow the customs, rules and regulations made by the constitution, made by the constituent assemblies members or the our ancestors in the past, है ना, समझ आ रही है ना बात।
तो 2 पॉइंट तो हमने पढ़ ली। पहला था कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, फिर हमने समझा क्यों क्या है, तो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर क्या है समझ लिया, क्यों है और इसे इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है वो भी हमने समझ लिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है कि Indian Constitution must be read in Constituent Assembly because the member of the Constituent Assembly debate upon many factors like how laws were made and the presence of moral values in that particular law is also very important. अब यहाँ थर्ड पॉइंट में ऐसा क्यों लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट रेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न बहुत सारे लोगों के व्यूज़ हैं, है ना, उनके जो भी थाट्स प्रोसेस थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर, तो उन सभी चीज़ों की बहुत अहमियत है, तभी जाके हमारा एक संविधान बनता है। तो तर्क देना कि लोग जो तर्क देते हैं अपना कि वो रूल रेगुलेशंस ये वो कानून क्यों बनना चाहिए, कुछ लोग उसके सपोर्ट में बोलते हैं, फिर बाइसेक्टिंग लाइन जैसे आप मैथमेटिक्स में कहते हैं, है ना, तो सेकंड अपोजिशन फिर लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ना कोई एक लॉ को एक जस्टिफाई करना, उसके पीछे का रीज़न है ना, वैल्यूएबल यानी रीजनेबल रीज़न प्रूव करना, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर दैट ओनली आफ्टर understanding the point of view of a whole person present in the Constituent Assembly, one important in a structurized form a very well यानी फॉर इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल वो कानून फिर बनकर आता है। ठीक है, अब बात आती है आपके देखिए चैप्टर में एक नीचे कार्टून बना हुआ होगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे कि ये कार्टून बना हुआ होगा आपके फ़ोन में, सॉरी बुक में, तो ये पूछ रहा है कि डज इट मीन दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूशन हैव ए फिलॉसफी? तो ये पूछ रहा है कि क्या सब संविधानों के पास अपनी फिलॉसफी होती है क्या, और इज़ इट दैट ओनली सम कॉन्स्टिट्यूशन हैव ए फिलॉसफी, या फिर किसी बस कुछ ही संविधानों के पास फिलॉसफी होती है? तो देखिए ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक व्यक्ति जब कोई काम करता है, और ये तो खासकर जब एक बड़े लेवल पर काम हो रहा है, तो इसके पीछे लोगों के व्यूज़ हैं, रीजंस हैं, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी फिलॉसफीज़ है। सिमिलरली when the constitution made in another country as well, they have also their own philosophy, they have also their own point of view. In order to represent their views, they say their views and whatever the thoughts they have come in their mind. So yes, all constitution have a philosophy. तो अब तक हमने बहुत बात कर ली भाई इंडियन फिलॉसफी। तो अब हम समझेंगे कि ये फिलॉसफी बेस्ड किस पर है। ठीक है, तो हमारी जो भारत की फिलॉसफी यानी हमारी इंडियन फिलॉसफी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बेस्ड है इक्वालिटी पे, है ना। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी देख रखा है कि इफ़ द पीपल वे फेसिंग सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रीजन, है ना, तो देयर इज़ द लॉ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच यू कैन फाइट एंड गो एंड टेक हिज ओन जस्टिस। तो ये हमारा जो इंडियन फिलॉसफी है बेस्ड है इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, वही बात कर ले कि जापानीज़ फिलॉसफी किस पर बेस्ड है, तो वो फिलॉसफी इक्वालिटी पर बेस्ड नहीं है, उनकी फ़िलॉसफी अलग है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि फ़िलॉसफी सबकी अलग होती है ना, तो इस तरीके से जापानीज़ फिलॉसफी जो है वो बेस्ड है ऑन पीस। आपकी बुक में एक जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। वो सेल्फ स्टडी के लिए होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आप कहिएगा तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दैट ऑल्सो। ओके, तो देखिए अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया फ़िलॉसफी क्या, भाई मुझे तो इतनी सारी वीडियोस देख ली अब तक मगर समझ नहीं आ रहा क्या है, तो वंस अगेन आई विल ट्राई माय बेस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर दैट अब आपको बिल्कुल समझ आ जाए। ठीक है, बिकॉज मैंने अभी भी जो वीडियो में समझाया है दैट इज़ अ वेरी ईजी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझाया। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। अब जैसे कि हमारे जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रेमर्स कौन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, जिनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, वो लोग फ्रेमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जब वो लोग हमारे संविधान को फ्रेम कर रहे थे, यानी जब सेटअप कर रहे थे, जब फॉर्मेशन उसका हो रहा था या जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उन्होंने
या इंडियन सोसाइटी और पॉलिटी को कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए, ठीक है, कि हमारा जो भारतीय समाज है और हमारी भारतीय संस्कृति, साथ ही साथ हमारे जो राजतंत्र है यानी फिर पॉलिटी, वो कैसे चलेगी, किस तरीके से होगी, उसके सेट ऑफ रूल्स क्या होने चाहिए। जब वो लोग इन सब पर डिस्कशन कर रहे थे तो देयर मस्ट हैव बीन अ corresponding सेट ऑफ रीजंस, है ना। वो अब ऐसे ही उठ पुट के तो नहीं, मतलब सिर्फ देखिए ना, दो ही पॉइंट पर क्यों बात कर रहे थे वो लोग, इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। वाई नॉट ही वेर टॉकिंग अबाउट लाइक द इकोनॉमी फील्ड, जोग्राफी, है ना। तो दे वेर व्हेन द फ्रेमर्स वेर टॉकिंग अबाउट द गाइड ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी, तो सेट ऑफ रूल्स बनाया। अब वो सेट ऑफ रूल्स के पीछे भी कोई रीज़न होगा, वही है दिस इज़ वॉट एक्चुअली फिलॉसफी इज़। अब जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड नॉट ओनली टू फाइंड आउट द मोरल कंटेंट, है ना, हमें सिर्फ मोरल कंटेंट नहीं चाहिए, उसमें वैल्यूज़ भी होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी मोरल कंटेंट कुछ लोगों को तो वो बेनिफिट दे रहा है मगर उससे दूसरे लोगों को जो है हानि हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जब भी 80 डेसिबल से ज़्यादा लाइक डीजे में गाने बजते हैं शादियों में, तो फिर वो लोग तो इन्जॉय कर रहे होते हैं मगर वही दूसरे घर में उसके पड़ोसी वगैरह को, उन लोग को डिस्टर्ब होता है। तो सच अ काइंड ऑफ मोरल वैल्यूज़ देयर शुड बी इन आर लॉज framed in the constitution that protect each and every person's dignity as well as what actually they were want or through which they were not discriminated or do not feel something excluded from the society. तो दिस इज़ द पार्ट 1। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। अगला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं और उस तरीके से क्या वो लागू हुआ या नहीं। अब मगर वो डायरेक्शन में जा रहा है, वो डेमोक्रेटिक डायरेक्शन में जा रहा है, वो डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या हमारी डेमोक्रेटिक है, क्या हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए, इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, हम लोग इलेक्ट करते हैं लोगों को, देन एज अ रिप्रेजेंटेटिव, देन वो सिलेक्ट होते हैं, देन दे रूल अपन अस, है ना, ये तो क्लियर है। मगर सम टाइम क्या होता है कि दे यूज़ आर्बिट्रेरी रूल, इसलिए चेक एंड बैलेंसेस होना भी ज़रूरी है। अब ये आर्बिट्रेरी रूल क्या है, क्या बातें कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, ऐसे ही कुछ दिमाग में आ रहा हो। तो देखिए, मैं ये बोल रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में जा रहा है, जहाँ पर क्या होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया चूज आर रिप्रेजेंटेटिव एंड लेटर ऑन whoever get the maximum majority become our government and they rule for 5 years, ठीक है। But sometime what happened? But sometime we were not able to choose our representative in the way we want. Sometimes they use arbitrary rule through which they do whatever they want. Arbitrary rule in such a rule where they forcefully do or they do the effort whatever make them to win the majority vote, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो चेक एंड बैलेंसेस है गवर्नमेंट पर भी होना ज़रूरी है। अब लिखा हुआ है इसमें कि इस चैप्टर में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है सबसे पहले चैप्टर में, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि आप सभी कमेंट करके लिखें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी दो रीज़न लिख दें कि इसकी नीड क्या है, ठीक है। देन मुझे समझ आएगा कि यस यू वेयर स्टडिंग एज वेल, ओके। अब देखिए, वन रीज़न तो आपको यहीं पर मिल गया कि वन रीज़न फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन, भाई क्यों ज़रूरत है। तो वन रीज़न ये है कि द नीड टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी जो भी गवर्नमेंट, जो भी सरकार पावर में है, वो किसी भी तरीके से उल्लंघन तो नहीं कर रही हमारे संविधान के कानून का। क्या वो सही पॉलिसी को अपना रही है जिससे लोगों का वेलफेयर हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले रीज़न तो यही होगा कि संविधान होनी चाहिए, बिकॉज हमें रिस्ट्रिक्ट करना एक्सरसाइज की पावर को, ताकि वो चाइना की तरफ बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की या एब्सोल्यूट पावर में ना चली जाए, उस तरीके से ना हो जाए। वी हैव टू लिव एज अ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें वी हैव टू मतलब डेमोक्रेटिक तो होना चाहिए भाई किसी भी तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि मॉडर्न स्टेट्स आर एक्सेसिवली पावरफुल। अब जितने भी मॉडर्न स्टेट्स है, रशिया, यूएस, चाइना, दे वर एक्सेसिवली पावरफुल, येस वी एग्री ऑन दिस।
तो दे आर बिलीव टू हैव अ मोनोपोली ओवर फोर्स एंड कोअर्जन। ठीक है, अब चाइना की ही बात कर ले तो वो बिलीव करते हैं फोर्स और कोअर्जन की पॉलिसी पे, बट वी एज अ पीपल ऑफ इंडिया एज लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये सब यहाँ नहीं चलेगा। हम ऐसे मतलब सरकार को अपनी सत्ता में ला ही नहीं सकते जो कि फोर्स और कोअर्जन से चले, है ना। हमारी बातों को सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। ऑफ कोर्स यू एग्री। चलिए भाई, आप कमेंट करके मुझे बताते रहें, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ सच स्टेट्स फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स। अब जैसे मैंने कहा था आर्बिट्रेरी रूल का, तो क्या होगा अगर ये जो हमारी कानून व्यवस्था है इसके बनने के बावजूद अगर कोई ऐसा सरकार आता है या जो पावर का मिसयूज़ करे, है ना, तो उसमें क्या होगा फिर। इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस ज़रूरी है। इवन इफ दिस इंस्टीट्यूशन वेयर क्रिएटेड फॉर आर सेफ्टी एंड वेल बीइंग दे कैन इजली टर्न अगेंस्ट अस। अगर कोई भी संस्था हमारे सेफ्टी सुरक्षा के लिए बनी है फिर भी वो उसके अगेंस्ट चली जाएगी, एज बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट गुड, गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ही इज़ जस्ट have the what kind of say the thrust of power only। ठीक है, तो experience of state power the world over shows that most states are prone to harming the interest of at least some individuals and groups। तो अब जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके एक्सपीरियंसेस ये कहते हैं कि हाँ होता है, किसी न किसी देश में ऐसा होता है कि वो हार्म करते हैं लोगों को, इंटरेस्ट को, या किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को या ग्रुप्स को। ठीक है, इफ सो वी नीड टू ड्रॉ द रूल्स ऑफ द गेम इन सच अ वे दैट दिस टेंडेंसी ऑफ स्टेट्स इज कॉन्टिन्यूसली चेक्ड। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा उल्लंघन लॉ का भी ना हो, कानून का भी ना हो, साथ ही साथ लोगों के साथ भी कोई ज्यादती ना हो, तो अगर हम ऐसा चेंज लाना चाहेंगे अपने रूल ऑफ गेम, है ना, तो इसके लिए हमें एक टेंडेंसी अपनानी पड़ेगी कि चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम हमें अपनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दीज बेसिक रूल्स एंड देयरफॉर प्रिवेंट्स स्टेट्स फ्रॉम टर्निंग टायरनिकल। अब हमारी संविधान इतनी प्यारी है कि इस तरीके की मिस यूज़ ऑफ पावर ना हो, मैनिपुलेशन ऑफ पावर ना हो, लोगों के जो हुकूक है वो दिए जाएँ। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बेसिक रूल्स लिखे गए हैं जिससे जो है स्टेट्स प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं ना, यानी कि जो सरकार है उसे ऐसे नेगलेक्ट कर नहीं कर सकती है। अब हमारी जो संविधान है वो पूरी तरीके से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। ठीक है, हमारा संविधान सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है कि भाई लोगों को पावर जो मिली है ये फंडामेंटल राइट्स उन्हें जो मिली है उनके हिसाब से उन्हें चलना चाहिए, उनके साथ कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब इसी सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ये 2 पॉइंट को समझा। वो 2 पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो क्लेम करते हैं कि वो जो भी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वहाँ पर कलेक्टेड डिमांड को प्रस्तुत किया जाता है। लोगों के जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं सारे वहाँ पर बताए जाते हैं, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडियन पीपल के है, और उनके पास राइट होता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वो फ्रेम करे विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। ठीक है, कहने का मतलब पहला डिमांड ये था नेहरू जी का कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों के हुकूक के बारे में बातें हों। कलेक्टिव डिमांड मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स ओपिनियन शुड बी लिसन आउट देयर, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी सेकंड पार्टी का, सेकंड गवर्नमेंट का। लेट्स सपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से गई मगर उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे वेर फ्रेमिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, the Constitution of India. We do not need any internal forces in order to make our constitution, है ना। सेकेंड, नेहरू जी क्या आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये सिर्फ एक बॉडी ऑफ पीपल नहीं है कि यहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठा है तो इसे हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहेंगे, बल्कि ये इन्होंने एक नोशन दिया कि नेशन ऑन द मूव, मतलब कि नेशन ऑन द मूव, भाई हमारा देश जो है एक टर्निंग पॉइंट ले रहा है, एक सही दिशा में जा रहा है जिससे लोगों को वेलफेयर हो और हमारा देश भी तरक्की करे। ठीक है, अब थ्रोइंग अवे द शेल मतलब कि ये एक पोएट्री टाइम टिपिकली लिखी हुई है कि थ्रोइंग अवे द शेल, यानी कि जितने भी हमारे पास्ट पॉलिटिशियन रहे हैं, जितने भी यानी ऑफकोर्स ब्रिटिश, और जितने भी पास्ट पॉलिटिक्स हुई है, पॉसिबली वहाँ पर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से थी जो लोगों को बेनिफिट नहीं कर रही थी। ठीक है, अब फैशनिंग फॉर इटसेल्फ, अब मतलब कि अब टाइम आ गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लोग यानी संविधान में जितने भी लोग हैं अब वो अपने तरीके से लोगों
जिस तरीके से लोग पसंद करते हैं उस तरीके से फैशनाइज्ड करे, उस तरीके से ड्रॉप करे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वंस अगेन, ठीक है। न्यू गारमेंट, जैसा कोई होता है ना कि एक धूल लग जाती है किसी कपड़े में, किसी मतलब कि लेट्स जब उसके जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, ऑफ कोर्स व्हाट वी डू, वी चेंज आवर क्लोथ, है ना। सिमिलरली क्या होता है कि जब पास्ट में हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो भी थे, संविधान जो भी जैसा भी था, ऑल वेयर मेड बाय द ब्रिटिश, बट नाउ वी वेर इंडिपेंडेंट, है ना। अब फैशनाइज करेंगे, वी विल ड्रॉ आर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल मेक श्योर टू वियर द न्यू गारमेंट ऑफ इट्स ओन मेकिंग, और वो भी गारमेंट भी खुद से बना हुआ, ठीक है। नया स्वरूप मिलेगा, नया स्ट्रक्चर देना होगा, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिजाइन टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हियरार्कीज एंड टू अश्योर एन अ न्यू एरा ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने वक्त हर एक छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बातों का ध्यान रखा गया। ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की जितनी भी थी, जितने भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अनटचेबिलिटी, सारी चीज़ें थी, जितने भी इविल सोशल इविल थे, सारी चीज़ें ख़त्म की गई। एक नए तौर पे एक नया गारमेंट पहनाया गया, नए तरीके से सब कुछ हुआ। उसमें फ्रीडम की बात की गई, इक्वालिटी की बात की गई, जस्टिस की बात की गई। तो इस तरीके से मुझे समझ लगता है कि होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर क्या है, सिर्फ सारे चैप्टर का निचोड़ है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा एट लास्ट हमें यही पढ़ना था, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।